व्हाट इज स्ट्रोक? स्ट्रोक क्या है, उसके कॉजेज क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, डायग्नोसिस क्या है, ट्रीटमेंट कैसे है, और आप कैसे किसी स्ट्रोक पेशेंट को जल्दी से स्ट्रोक के सिम्टम्स पहचान के अस्पताल कैसे पहुंचा सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। मैं हूं डॉक्टर नितिन सलूजा, फाउंडर एंड फिजिशियन एट सिद्धिया क्लिनिक गुड़गांव। स्ट्रोक एक ऐसी चीज़ है जिसको हम हिंदी में लकवा भी बोलते हैं कि अगर कोई पार्ट ऑफ द ब्रेन का ब्लड सप्लाई को रोक दो या रिड्यूस कर दो ताकि जो ब्लड के जो ब्रेन के सेल्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स ना मिले और ऑक्सीजन ना मिले, तो ब्रेन के सेल्स जो हैं बड़ी जल्दी मरने लगते हैं, तो उसको कहते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक में बेसिकली दो चीज़ों से हो सकता है, एक होता है इस्कीमिक स्ट्रोक और एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्कीमिक स्ट्रोक का मतलब है कि वो खून का धक्का बन गया ब्लड वेसल के अंदर और वो वहाँ पर उसको सप्लाई जो है ब्लड की पहुँच नहीं रही न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की। और एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक कि जो ब्लड वेसल है, जो नाड़ी है, वही रप्चर कर जाए, तो उसकी वजह से जो स्ट्रोक होता है उसको कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। अब ये देखेंगे कि ये इस्कीमिक स्ट्रोक और ये हेमरेजिक स्ट्रोक जो होते हैं इनके आखिर कारण क्या है। तो इस्कीमिक स्ट्रोक के जो बेसिक कारण होते हैं वो होता है कि कई बार जो पेशेंट स्मोक करते हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, जिनको अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं और जिनको फैमिली हिस्ट्री है स्ट्रोक की, जो ओवरवेट है, जिनका कोलेस्ट्रॉल जो लिपिड प्रोफाइल काफ़ी डिरेंज्ड है, ठीक है, तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये इस्कीमिक स्ट्रोक के लिए होते हैं। हेमरेजिक स्ट्रोक में जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो देखा गया कि हाई ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से जो नाड़ी जो ब्रेन को सप्लाई करती है उसको फटने के चांस होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है और उस पार्ट में सप्लाई नहीं पहुँचती। ये हो गया इस्कीमिक स्ट्रोक जो कि आजकल कॉमन होता जा रहा है। और दूसरा जो है इसके साथ कई बार एक एन्यूरिज्म होता है कि एक वहाँ पे जो नाड़ी है उसका एक आउट पाउचिंग होगी, जो आउट पाउचिंग है कि वो एक उसमें से एक उसकी जो मसल है नाड़ी की वो वीक होगी, तो वो जो है उसकी फटने की वजह से बहुत ब्लीडिंग होगी, इसको एन्यूरिज्मल ब्लीडिंग कहते हैं। ये हो गया हेमरेजिक स्ट्रोक। अब ये हमारे बात होगी हमारे इस्कीमिया स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक होते क्या हैं, दो कॉजेज क्या हैं। अब हम इनके सिम्टम्स की बात करेंगे। कोई भी पेशेंट बोले कि मुझे सडन ऑनसेट अगर किसी का है, एक साइड जो ऑफ द बॉडी मूव ना करे, जैसे कि लेफ्ट साइड या राइट साइड, और सडन ऑनसेट कोई मुंह टेढ़ा हो जाए, फेशियल डिवीजन जिसको हम कहते हैं, या फिर सडन ऑनसेट कई बार कंफ्यूजन हो जाए, मतलब पेशेंट एकदम एक्यूट कंफ्यूजनल स्टेट में आ जाए, उसको पता ही नहीं है वो कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ उसको आइडिया नहीं लगता। सडन ऑनसेट वो उसको चलने में चाल जो है इसकी दिक्कत होती है, इम्बैलेंस हो जाए, एटेक्सिया जिसको हम लोग बोलते हैं, डिजीनेस हो जाए, डिजी फील कर रहे हैं पेशेंट, तो सडन ऑनसेट ब्लाइंडनेस हो, ये सब भी जो होते हैं स्ट्रोक के कारण होते हैं। आजकल स्ट्रोक ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एल्डरली पॉपुलेशन में देखा जा रहा है, ये यंग पॉपुलेशन में भी काफ़ी कॉमन है और देखा जा रहा है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है, इसमें अगर इसको जल्दी रिकग्नाइज करना है इसके सिम्टम्स को और पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना, तो इसके लिए एक स्केल बनाता है, इसको हम फास्ट स्केल कहते हैं, FAS और T। F से होता है फेशियल डिवीजन। आप पेशेंट को बोलेंगे कि स्माइल करके दिखाओ, तो स्माइल करेगा तो उसका एक साइड जो है फेस का वो ड्रूप करने लगेगा, मतलब गिरने लगेगा। दूसरा, अगर हम उसको बोलेंगे कि दोनों आर्म्स को सामने रख, तो एक आर्म जहाँ पे स्ट्रोक होगा तो वो नीचे की तरफ वो अपने आप जाने लग जाएगा, इसको कहते हैं आर्म ड्रिफ्टिंग। तीसरा होता है स्पीच। उसको कुछ बोलने के लिए बोलेंगे फुल सेंटेंस में तो वो लड़खड़ाएगा, स्पीच पूरी बोल नहीं पाएगा, कई बार समझ ही नहीं पाएगा। और T से होता है टाइम। टाइम इज ब्रेन। तो टाइम जितनी जल्दी अगर आप पेशेंट को वहाँ पे हॉस्पिटल में पहुँचा दें, और इस्कीमिक स्ट्रोक में स्पेसिफिकली, तो उसमें कई बार क्लॉट बस्टिंग मेडिकेशंस दी जा सकती हैं टाइम में, विदिन 3 to 4.5 आवर्स। तो जितनी जल्दी दी जाएंगी वो दवाइयाँ डायग्नोसिस बना के, उतना पेशेंट का बेनिफिट होगा और उतना रिकवरी में फास्टर हेल्प करेगा। तो ये फास्ट स्केल जो है एक लेमन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। इमरजेंसी में आप कई पेशेंट्स की जान बचा सकते हैं अगर आप ये चीज़ समझ जाएं तो अब हम वापस बात करते हैं सिम्टम्स के बाद हम बात कर रहे थे इनके डायग्नोसिस की। तो जब हम पेशेंट को हॉस्पिटल ले आते हैं, अगर लकवा होता है, तो सबसे पहले उस पेशेंट का CT या MRI होता है और ब्लड टेस्ट होते हैं। CT में सबसे पहले अगर जल्दी से हो जाता है CT, MRI में थोड़ा टाइम लगता है, बट कई बार MRI भी काफ़ी ज़्यादा आंसर समय देता है। CT देखने के लिए कि भाई पेशेंट के अंदर ब्रेन में ब्लीडिंग है कि नहीं है, और अगर ब्लीडिंग नहीं है तो उसको क्लॉट बस्टिंग मेडिकेशन दी जा सकती है कि नहीं। और MRI कई बार ये भी बता देता है देखकर ही कि पेशेंट को ब्लीडिंग स्ट्रोक है या फिर इस्कीमिक स्ट्रोक है, और उसकी बेसिस पे आप अपना ट्रीटमेंट आप डिसाइड कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट भी लिए जाते हैं, सैंपल लिया जाता है, उसमें देखना होता है कि खून गाढ़ा करने की या पतला होने की कितनी कैपेसिटी है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई ब्लड शुगर भी देखी जाती है। कई बार देखा गया है कि लो ब्लड शुगर भी स्ट्रोक की जैसे एक्ट करता है। किसी पेशेंट को शुगर कम होगी तो उसके सिम्टम्स भी ऐसे होंगे जो कि स्ट्रोक जैसे लगेंगे। तो इसलिए ये सब बेसिक टेस्ट हमें उसी टाइम तुरंत इमरजेंसी में करने पड़ते हैं। तो वहाँ पे आपको इमरजेंसी फिजिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट और एक क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए और ICU का एक बैकअप होना चाहिए। तो ये हो गए हमारे इसकी बात डायग्नोसिस की। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट जैसा मैंने आपको बताया था, एक बड़ी इसमें यहाँ पे क्लॉट बस्टिंग मेडिकेशन आती है जो 3 से साढ़े 4 घंटे तक का टाइम होता है जिसको हम दे सकते हैं। उससे वो क्लॉट बस्टिंग
होता है, जो क्लॉट बन गया होता है उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं और वापस रिकवरी और फंक्शन होता है। बट इसके अपने रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, कई बार ब्लीडिंग के चांस होते हैं और वो आपको पहले एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। अगर बीपी कुछ से ज़्यादा होता है, मतलब 180/110 के ऊपर रहेगा, तो तब ये दवाई नहीं दी जाती। तो उसके अलावा इसमें मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, कई बार क्या होता है कि आजकल एक नई ब्रांच आई है इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की। जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, न्यूरो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, वो एक कैथेटर एक आर्टरी में पास करते हैं और कैथेटर सीधा ब्रेन तक ले जाते हैं और वहाँ पे जाके उसको डायलेट कर देते हैं जहाँ पे भी क्लॉट और वो होता है। ये भी देखा गया कि अगर विदिन 24 आवर्स ऑफ स्ट्रोक हो जाए तो इससे काफ़ी बेनिफिट है। अगर हेमरेजिक स्ट्रोक है पेशेंट को और ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो कई बार प्रेशर ब्रेन में इतना बढ़ जाता है कि कई बार उसके लिए सर्जरी क्रेनियोटमी करनी पड़ती है कि जो ब्रेन की जो ऊपर बोन होती है उसको निकालना पड़ता है ताकि ब्रेन का प्रेशर जो है कम हो सके और पेशेंट की जान बचाई जा सके। और अगर ब्लड प्रेशर वाली वजह से स्ट्रोक है तो बीपी की कुछ दवाइयाँ भी दी जाती हैं जिससे ब्लड प्रेशर उसमें कम किया जा सके। ये हो गई इमरजेंसी ट्रीटमेंट की बात। अब हम बात करते हैं कि एक्यूट ट्रीटमेंट जब हो जाए तो उसका क्रॉनिक ट्रीटमेंट में क्या क्या आता है। अगर इस्कीमिक स्ट्रोक है तो क्रॉनिक के लिए पेशेंट को ब्लड थिनर्स चलेंगे, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ चलेंगी, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ भी इसके अंदर चलती रहती हैं। उसके साथ साथ आपकी ऑक्यूपेशन थेरेपी, फिजिकल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, डिपेंडिंग अपॉन आपकी स्पीच कितनी इफेक्टेड है, आपका सब कुछ चलता है। रिकवरी टोटल करते करते 6 मंथ तक कितनी होती है हमें आपको पता लगता है। सो स्ट्रोक एक बहुत ही भयंकर चीज़ है। इससे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट बेटर है कि हम इसको प्रिवेंट कर सकें। प्रिवेंट इसको करने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना पड़ेगा, स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी, अल्कोहल छोड़ना पड़ेगा, एक हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करना पड़ेगा और हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड खाना पड़ेगा और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और अपना ब्लड प्रेशर और शुगर के रेगुलरली आपको जांच कराने पड़ेंगे जो कि देखना जाएगा कि वो आपके इन चेक रहे। ठीक है, तो ये था सारा कुछ स्ट्रोक से रिलेटेड। अगर आपको स्ट्रोक से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या हमें फ़ोन कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं।